पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर प्रदेश में आग भड़की है वो लगातार वहां पर जारी है। उस आग में अब तक सैकड़ों लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। उसके बाद लगभग 3 मई के बाद से जो वहां पर दंगा लगातार चल रहा है, उसमें एक नया मोड़ उस वक्त आया जब वहां पर 3 महिलाओं को जिस तरीके से सैकड़ों लोगों के सामने नंगा उनका प्रदर्शन किया गया, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आए, उसके अलावा जो तमाम तरीके की वहां पर दंगे फसाद की जो घटनाएं सामने आई, उसमें आज पूरा देश न सिर्फ उस पर चर्चा कर रहा है बल्कि आज जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार है, उसको लगातार घेरने की काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में उमाशंकर पटवा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं आखिर वो इस जो मुद्दा है आज हिंदुस्तान का, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं। जी पटवा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। निश्चित रूप से मणिपुर की समस्या आज हमारे देश के लिए, न सिर्फ देश के लिए बल्कि मानवता के लिए एक भीषण शर्मनाक घटना है, जिसकी जितनी भी आलोचना जिस स्तर पर भी जाकर की जाए कम ही होगी। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी वर्तमान राजनीति की है। विशेष रूप से केंद्र और मणिपुर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठन, जो उनका मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके द्वारा विगत अनेक दशकों से मणिपुर में वनवासी सेवा संघ के नाम से आदिवासियों को और अन्य लोगों को जागृत करने के नाम पर तमाम तरीके की मुहिम चलाई जाती रही है, जिसका कुल उद्देश्य ये रहा है कि एक खास वर्ग के लोगों को इस प्रकार से संगठित किया जाए कि वो केंद्र में वर्तमान सत्तारूढ़ दल के एक प्रतिबद्ध मतदाता बन सके। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से देश में विगत कुछ वर्षों से जानबूझकर फैलाई जा रही संप्रदायवादी अलगाववादी नीतियों का कुपरिणाम है और इन घटनाओं ने देश का सिर संपूर्ण विश्व के सामने झुका दिया है। इन घटनाओं के बीच में एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जिस तरीके से अब चूँकि घटना के बाद से वहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था उस पर इतना विपक्ष इतना मुखर नहीं था, लेकिन उस वीडियो के वायरल होने के बाद आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके जो वो एकजुट होकर घेरने का काम कर रही हैं। क्या है इसमें, क्या नज़र आता है? देखिए, विपक्ष मुखर था या नहीं था, ये हमारे लिए बहुत ही गौण प्रश्न है। मैं आपसे एक विनम्रतापूर्वक एक प्रश्न करना चाहूँगा कि शरीर का अगर कोई छोटा सा अंग भी घायल होता है तो क्या आपको कष्ट नहीं होता है, या केवल हर समय केवल बड़े अंग के चोट पहुंचने पर ही आपको चोट की अनुभूति होती है? ये ठीक है कि मणिपुर भारत का एक छोटा सा प्रदेश है जिसकी कुल जनसंख्या मात्र लगभग 35 लाख है, जिसकी विधानसभा में केवल 30 विधायक हैं। मणिपुर में कुल 30 विधायक हैं, जिनमें से 20 वहाँ के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय से हैं। मैतेई समुदाय के बारे में भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि मैतेई समुदायों में अधिकांश आबादी हिंदुओं की है, परंतु कुछ मैतेई मुस्लिम वर्ग से भी हैं। और मणिपुर की शेष आबादी जो अनुसूचित जनजाति के दायरे में आती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत उन्हें विशेष संरक्षण भी प्रदान किया गया है, उस जनजाति के लोग मणिपुर के कुकी, मिजो जनजाति के अधिकांश लोग वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% है, और इम्फाल घाटी व इसके आसपास के लगभग 10% हिस्से में अधिकांश
आबादी मैतेई समुदाय की है। इस विभाजनकारी राजनीति को और हवा तब मिली जब मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत कर इस मांग को किया गया कि मैतेई समुदाय के लोगों को भी अनुसूचित जनजाति के रूप में आरक्षण का लाभ दिया जाए। और मणिपुर उच्च न्यायालय ने विगत 17 अप्रैल 2023 को पारित आदेश के बाद राज्य सरकार को इस आशय की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने का आदेश पारित किया। जानकार ये भी बताते हैं कि यह प्रस्तुत याचिका एक प्रकार से राज्य पोषित थी, भले ही उसे राज्य के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, परंतु राज्य में सत्तारूढ़ दल और विशेष रूप से मैतेई समुदाय से ही आने वाले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा यह प्रॉक्सी पिटीशन हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कराई गई थी, जिससे मैतेई समुदाय के लोगों को राजनीतिक लाभ दिया जा सके और अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के उपरांत राज्य के 90% पहाड़ी भूभाग में भी उनके लिए ज़मीनों को खरीद फरोख्त कर पाना और वहां बस पाना संभव हो सके। इसी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राज्य सरकार ने राजनीतिक रूप से खुद को बचाते हुए, अगर सही बात कही जाए तो हाई कोर्ट का सहारा लिया गया। तो राज्य सरकार के इशारे पर अगर ये पिटीशन दायर की है, उसके बाद भी ये फैसला आया, तो क्या राज्य सरकार होने वाले इन जो आशंका कही जा सकती है कि इस बार विरोध प्रदर्शन में जो दंगे फसाद की जो आशंका थी, उसके लिए कोई रोकथाम नहीं की थी? मैं समझता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अभिमत है जो गलत भी हो सकता है, कि शायद मणिपुर की राज्य सरकार जो भाजपा के सरकार है और भाजपा का स्पष्ट बहुमत है और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसका कतई कोई अंदाज़ा कदापि नहीं था कि इस फैसले का विरोध इस स्तर तक जाकर होगा। अच्छा, आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 महिलाओं को खुलेआम नंगा उनको वहाँ पे घुमाया जा रहा है, उनके साथ अभद्रता की जा रही है, उनके साथ रेप की घटनाएं भी हुई हैं, ये भी बात निकल कर सामने आ रही है। तो क्या इस तरीके की इतनी बड़ी घटना जो मॉब के बीच में हो, उसके बाद इतने महीनों तक उसको छिपाए रखना, क्या ये सोची साजिश है या इत्तेफाक है? आपने जिस घटना का जिक्र किया है वो निश्चित रूप से शर्मनाक, दुखद है और हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कलंक की तरह से है। लेकिन हमें और आप सबको इस सत्यता को अपने सामने रखना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटित होने वाली यह एकमात्र घटना कदापि नहीं है। स्वयं मणिपुर राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 3 मई 2023 को हिंसा की शुरुआत होने के बाद से राज्य में अब तक 5,800 से भी अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से स्वयं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अनुसार इस प्रकार के सामूहिक बलात्कार की सैकड़ों घटनाएं हैं और केवल वो 3 महिलाएं जो इस हिंसा में बुरी तरह से पीड़ित हुई हैं, केवल वही नहीं, अनेक अन्य युवतियों ने, महिलाओं ने सामने आकर के यहाँ तक कि एक कारगिल युद्ध के एक सूबेदार का वो हृदय विदारक बयान, शायद आप सबको याद नहीं रहा, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी, देश के लिए कारगिल को बचाया, मैं भारतीय शांति सेना में लंका में लड़ा लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। तो इस प्रकार की घटनाएं केवल एक नहीं बल्कि अनेकानेक हैं और सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली जो तथ्य है वो ये है
कि जिन कुकी जनजाति की 3 महिलाओं को सार्वजनिक रूप से नग्न कर उनकी परेड कराए जाने का मामला 800 से 1000 लोगों की भीड़ द्वारा और उसके बाद उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किए जाने के गंभीर अपराध का तथ्य सामने आया है, वह आखिरकार इसके लिए उत्प्रेरित कैसे हुए? जब हम इसकी तह में जाते हैं तो हमें मिलता है कि इसके पीछे एक फेक न्यूज, एक फेक वीडियो जिम्मेदार है, जिसमें कथित रूप से कुछ मैतेई समुदाय की महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप कुकी जनजाति के लोगों पर लगाया गया था, जिसके माध्यम से व्यापक जनरोष पैदा किया गया, जिसकी परिणति मणिपुर में हिंसा प्रारंभ होने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर 4 मई को घटित इस जघन्यतम अपराध के रूप में सामने आई है। अत्यंत दुखद पहलू जो है, जो इस राष्ट्र के लिए बेहद शर्म और सिर को झुकाने वाला है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 20 जुलाई 2023 को उस घटना के घटित होने के 77 दिन बाद भारतीय संसद के बाहर आकर प्रेस को मात्र 36 सेकंड के अपने संक्षिप्त संबोधन में मणिपुर की इस सामूहिक बलात्कार की घटना से स्वयं के आहत उत्पीड़ित होने का जिक्र तो करते हैं, परंतु उसके साथ राजनीतिक रूप से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की उन घटनाओं को भी जोड़ देते हैं जिनकी कोई बराबरी मणिपुर से की घटनाओं से कदापि कभी नहीं की जा सकती। क्या मानते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, सिर्फ इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो वहाँ के, क्योंकि देखिए आरोप विपक्ष का ये रहा है कि जिसका जो मुख्यमंत्री वहाँ पर है उनको इस घटना के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट मत है कि इस मामले में एक षड्यंत्र मणिपुर की राज्य सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार ने आपस में मिलकर रचा और दोनों की संपूर्ण सहमति और आपसी मिलीभगत से वास्तविकताओं और तथ्यों को जानबूझकर उस समय तक छिपाया गया जब तक उसे छिपाया जा सकना संभव हो सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी का दुख व्यक्त करने वाला बयान 20 जुलाई गुरुवार को उस समय सामने आया जब उससे पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को तलब करके इस बारे में केंद्र सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिसें देकर 28 जुलाई 2023 की तारीख सुनवाई के लिए निश्चित की गई। इसके बाद यह राजनीतिक रूप से बाध्यकारी हो गया था कि प्रधानमंत्री इस घटना को स्वयं सार्वजनिक रूप से जनता के सामने आकर स्वीकार करते। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि 3 मई को जब मणिपुर में हिंसा का प्रारंभ हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता
कर्नाटक के चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। क्या हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी? क्या उन्हें वहाँ के हिंसा की घटनाओं से अवगत कराने का काम हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनकी टीम के सदस्यों IB रा के द्वारा कतई नहीं किया गया? क्या मणिपुर सरकार के मुख्य सचिव श्री जोशी, राज्यपाल श्रीमती अनसुईया उइके और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो खुद भी भाजपा से हैं, में से किसी के द्वारा कोई जानकारी केंद्र सरकार को नहीं दी गई? तो क्या मानना है कि केंद्र सरकार को तमाम जानकारियां होने के बावजूद इन तथ्यों को छुपाकर? निश्चित रूप से किसी संदेह के इतर जाकर के आपने जिस घटना का जिक्र किया है वो घटना 4 मई को है और पीड़िता के द्वारा उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 0 नंबर पर 14 मई 2023 को दर्ज कराए जाने के बाद मूल पुलिस थाने में 18 मई को जब वो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई, और आप इस बात को भूल गए कि 28 मई 2023 को देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी मणिपुर के 3 दिन के दौरे पर गए थे। क्या हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जब भारत की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 355 के प्रावधान लागू करते हुए मणिपुर की सत्ता को लगभग केंद्रीय सरकार के अधिकार में ले लिया था, तो 28 मई 2023 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के मणिपुर दौरे के दौरान भी उनको इन घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी, विशेष रूप से सामूहिक बलात्कार और महिलाओं को नग्न परेड कराए जाने की घटना की। चलिए, अगर थोड़ी देर के लिए हम आपके इस तथ्य को मान लेते हैं, तो क्या हमें इसको स्वीकार नहीं करना पड़ेगा कि हमारे देश की केंद्रीय सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार पूरी तरीके से असफल, परिस्थितियों पर नियंत्रण करने में पूर्णतः नाकारा सिद्ध हुई हैं? देखिए, जब ऐसे हालात होते हैं तो मेन दायित्व तो आता है राष्ट्रपति के ऊपर। क्या लगता है कि इस देश के राष्ट्रपति को अब सख्त निर्णय लेना चाहिए? और देखिए, क्या इसका हल हो सकता है? देखिए, हमारी भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियां केवल केंद्रीय मंत्री परिषद में निहित हैं और महामहिम राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णयों के अनुरूप ही अपने निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं। ये अलग तथ्य है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया को निर्वाचित किए जाते समय उनके अनुसूचित जनजाति के होने का खूब प्रचार भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। लेकिन आज जब पूर्वोत्तर भारत की तमाम अनुसूचित जनजातियों के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे में महामहिम राष्ट्रपति महोदया का हमारे प्रधानमंत्री, हमारे संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और मणिपुर की राज्य सरकार के द्वारा खामोशी कई ओढ़ी गई चादर में ही दुबक जाना निश्चित रूप से न तो देश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है और न ही भारत के संविधान के अनुसार
इसे उचित कहा जा सकता है। देखा जा रहा है कि पिछले कई लंबे अरसे से जब इस तरीके की देश में घटनाएं होती हैं तो माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय चीफ जस्टिस को स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है और उसके बाद ये घटनाओं पे क्या कार्रवाई होती है तो सबको दिखाई देता है कि कार्रवाई होती है या किस तरीके से होती है, लेकिन स्वतः संज्ञान लेना क्या शर्मनाक नहीं होता ये सरकारों के लिए? निश्चित रूप से यदि हमारा प्रशासनिक अमला, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में पूर्णतः असफल हो जाता है अथवा उनकी साशय अनदेखी करता है, तभी न्यायपालिका के लिए हस्तक्षेप करने का मार्ग प्रशस्त होता है। जाहिर सी बात है कि अगर मणिपुर में उपजे हिंसा के माहौल को नियंत्रित करने की कोशिशें 3 मई के तत्काल बाद वास्तविक रूप से की गई होती तो कोई कारण नहीं था कि हिंसा को वहाँ प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता, लेकिन इस दौरान अगर आप कल देखिए लगभग 3 माह होने जा रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें 30 दिन से अधिक समय इस देश के बाहर रहे हैं। आपको याद रहा हो या न हो, कर्नाटका के चुनाव परिणाम 13 मई 2023 को घोषित किए थे। उसके भी 15 दिन बाद 28 मई को भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय पहली बार मणिपुर के दौरे पर गए थे। परंतु जहां एक ओर केंद्र और मणिपुर राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्तागण दलाल मीडिया पर, बिकाऊ चैनलों पर ये खुलेआम चिल्लाते हैं कि देश के सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलाकर पूर्वोत्तर भारत के उतने दौरे नहीं किए जितने केवल अकेले वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, वो इसका कोई जवाब नहीं देते कि मणिपुर में हिंसा की आग लगने के बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के मुंह पर 20 जुलाई 2023 को संसद भवन के बाहर खेद व्यक्त करने के पूर्व कभी मणिपुर शब्द तक नहीं आया। एक देश के नागरिक की हैसियत से आप बताइए, पक्ष विपक्ष का अपना काम है, पक्ष अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, विपक्ष घेरने की कोशिश करता है। हिंदुस्तान के नागरिक की हैसियत से बताइए कि इस तरीके की घटनाओं की जो पुनरावृत्तियाँ हो रही उसका अंत क्या होगा और क्या मैसेज देना चाहिए? एक नागरिक के रूप में, इस देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में इस प्रकार की घटनाएं हम सभी का सिर शर्म से झुका देने के लिए विवश कर रही है। आज इन घटनाओं का ही दुष्परिणाम है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस के राष्ट्रीय दौरे पर होते हैं, तब यूरोपियन यूनियन की संसद में भारत की मणिपुर में मानवीय अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित न कर पाने के लिए गंभीर आलोचना होती है। आपने देखा कि अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो कि इत्तेफाक से भारतीय मूल्य के ही हैं, और उनकी पत्नी भी इन्फोसिस के हमारे जो संस्थापक हैं उनकी पुत्री ही हैं, ऋषि सुनक, उनकी धार्मिक मामलों की प्रवक्ता फियोना ब्रूस ने ब्रिटेन की संसद में मणिपुर को लेकर के भारत की जिस पूरी तरह से आलोचना की है और जिस प्रकार से विश्व स्तर पर हमारी आलोचना हुई है, वो हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर एक ऐसा आघात है जिसकी प्रतिपूर्ति संभव नहीं है, और एक नागरिक के नाते हम निश्चित रूप से उसके लिए शर्मसार हैं। परंतु इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से देश की वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार की है,
जो डबल इंजन का एक फर्जी नारा दे करके लोगों में संप्रदायवाद, अलगाववाद का जहर भर रही है केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए, जिसका कुपरिणाम ही मणिपुर के लगातार जलने के रूप में सामने आया है। इस कुप्रवृत्ति को पूरी तरह से रोकने की अनिवार्य आवश्यकता व्यापक राष्ट्रहित में है। देशवासियों के लिए क्या संदेश है? हमें सबसे पहले अपने आप को संप्रदायवाद, अलगाववाद और धर्मों के रूप में बंटने से रोकने की नितांत अनिवार्य आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमें धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पे, भाषाई आधार पर और क्षेत्रीय आधार पर विभाजित करने की कोशिशें की जा रही हैं, उन्हीं का एक परिणाम है कि आपने देखा होगा कि मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम में रहने वाले मैतेई और हिंदू समुदाय के तमाम लोगों को स्वयं मणिपुर की राज्य सरकार एयरलिफ्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि मिजो नेशनल फ्रंट के यूथ विंग ने उनकी जनगणना शुरू कर दिया और उसके बाद वो भयभीत होकर के वहाँ के लोग सड़क मार्ग से अपने परिवारों सहित भागने लगे और साथ ही साथ ऐजल और सिलचर, असम राज्य के सिलचर शहर के बीच ATR जहाज़ों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एयरलिफ्ट करने का जो काम शुरू किया गया, उससे इस बात को साफ साबित कर दिया है कि हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त देश में किसी भी नागरिक को कहीं जाकर रहने, अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने या कोई कार्य करने की प्रदत्त स्वतंत्रता की सुरक्षा भी यह सरकारें सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं, जो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अत्यंत खेदजनक और घातक परिस्थितियां हैं।